कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को भींच गए। जय हिंद बच्चों, हम लोगों ने कल तक मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा। पहले हमने उनके राजाओं के बारे में कुछ अध्ययन किया, फिर हमने देखा कि किसी भी सभ्यता संस्कृति को जानने का सबसे आसान तरीका उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसकी राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं को अगर आसानी से देखा जाए तो हम जान जाएंगे सभ्यता संस्कृति का विकास किस रूप में हुआ, किसी साम्राज्य का कितना प्रभाव क्षेत्र रहा होगा। हमने कल तक ये देखा। अब हम आज देखने जा रहे हैं मौर्य समय का सबसे अंतिम वीडियो और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आने वाला। तो आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन सभ्यता में स्थापत्य और साहित्य के बारे में। आखिर उन्होंने क्या क्या बनवाया और उनके आज इम्पैक्ट क्या है। मैं आपसे पहले भी दिन कहा था कि इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें परीक्षा पास करनी है। अरे इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि पूर्व में की गई हम गलतियाँ दोहराएं ना और अच्छाइयाँ छोड़ें ना। तो हर धर्म, हर साम्राज्य की कुछ अच्छाइयाँ होंगी, कुछ बुराइयाँ होंगी, तो हम अच्छाइयाँ लेते चलते हैं, बुराइयाँ छोड़ते जाते हैं। आज बात करेंगे हम मौर्य साहित्य और स्थापत्य की। तो सबसे पहले बात करते हैं मौर्यकाल का साहित्य। देखिए, जिस समय काल में साहित्य दो प्रकार का होता है, एक किसी दरबार में रहने वाले चारणों से लिखा गया हो और एक स्वतंत्र लेख किया गया हो। तो हम ये मानते हैं कि किसी राजा के दरबार में जो दरबारी कवि होते हैं या रचनाकार होते हैं वो बढ़ा चढ़ाकर राजा की बात रख सकते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र लेखक होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वे कभी बिना पक्षपात के ही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों बात करेंगे कि मौर्य ने क्या उनका दरबारी कवियों ने लिखा, रचनाकारों ने, और क्या स्वतंत्र रचनाकारों ने। हो सकता है कोई साहित्य आपको देश काल परिस्थिति से भिन्न मिले, तो उसके बारे में एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या रहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे मौर्य की बात करते ही दिमाग में एक शब्द आता है कौटिल्य, और जब कौटिल्य आता है तो ध्यान आता है अर्थशास्त्र। तो 90% जानकारी हमें मौर्य साम्राज्य की कहाँ से मिलती है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। पेपर में प्रश्न आया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय का है, तो ध्यान रखिएगा उसका अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। वो वास्तव में एक राजनीतिक और प्रशासन का एक पुस्तक है, जिसमें 15वां और 6वें अधिकरण वहाँ चैप्टर होता है। 15वें और 6वें अधिकरण में लिखा गया है कि राजा को किस प्रकार 7 नियमों के आधार पर किसी शासन को चलाना है, इसके बारे में जानकारी मिलती। प्रश्न आया था कि अर्थशास्त्र किस भाषा का ग्रंथ है? ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो सबसे पहले भारत में कितने व्यापारिक मार्ग थे, इसका उल्लेख कौटिल्य अपने इसमें करता है। इससे बहुत बड़ी जानकारी मिलती है हमको मौर्य साम्राज्य की। तो उसने 4 मुख्य मार्ग बताए थे। पहला, पाकिस्तान पुष्पकलावती से लेकर पाटलिपुत्र पटना तक। दूसरा, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से लेकर श्रावस्ती उत्तर प्रदेश तक, कौशाम्बी तक। दूसरा है पाटन गुजरात से लेकर कौशाम्बी तक। फिर है प्रतिष्ठान महाराष्ट्र से लेकर श्रावस्ती तक। अगला है भड़ौच। मैंने कल कहा था मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह कौन था? भड़ौच था। तो भड़ौच से लेकर मथुरा तक। तो ये था उनके मुख्य जो मार्ग थे। इसके बाद कौटिल्य ने किसी स्थान विशेष की वस्तुओं के बारे में वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस थी? पेपर में बहुत आता है प्रश्न यहाँ से। तो ध्यान रखेंगे, कलिंग और अंग के हाथी मशहूर थे। ध्यान रखिएगा, कलिंग उज्जैन का क्षेत्र, उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ पर हाथी बहुत फेमस था। दूसरा, काशी अपना बनारस, यहाँ पर सूती वस्त्र बहुत फेमस था। अगला, नेपाल का कंबल बहुत फेमस था। कंबोज का घोड़ा बहुत फेमस था। और मगध का बांट वाले पत्थर बहुत फेमस थे। ये तो बात हुई स्थानीय आधार पर। अब बात करते हैं मुद्रा राक्षस किसका? विशाखदत्त का। इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मुद्रा राक्षस लिखा गया है गुप्त काल में, लेकिन इसकी सामान्यतः 80% जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्य शासन की। तो कहेंगे ये सब कैसे संभव? अरे भाई, रामचरितमानस लिखा गया 15वीं शताब्दी में अकबर के समकालीन क्षेत्रों में। आपको अच्छा से पता, रहीमदास इधर बैठते थे, तुलसीदास उधर, आपस में वार्तालाप होता था। लिखा गया 15वीं शताब्दी में, लेकिन ब्यौरा किसका मिलता है? राम जी का। इसका मतलब है कि देश काल परिस्थिति से साहित्य को प्रभावित कहा जा सकता है, लेकिन कब वर्णन हो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। तो जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है वो लिखा गया गुप्त काल में, वर्णन मौर्यों का मिलता है। अब ध्यान सुनेंगे, भारत का पहला जासूसी
जो ग्रंथ है वो इसी को विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस कहा जाता है। अच्छा, मुद्रा का मतलब समझ लीजिए, मुद्रा माने धन नहीं है, मुद्रा माने अंगूठी होता है। यानी कि सभी राज्यों को एक चीज़ में क्या करना, पिरो लेना, और उनको बिगाड़ने वाले को कहा जाता था मुद्रा राक्षस। तो ये लिखा किसने, विशाख दत्त ने। इसी ग्रंथ की रचना गुप्त काल में जरूर हुई, और इसी ग्रंथ में पहली बार चंद्रगुप्त के लिए शब्द यूज हुआ ब्रसल। ब्रसल माने होता है बैल, सॉरी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। तो ब्रसल का मतलब क्या हुआ, निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। कहाँ मिलता है हमको, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। अगला क्षेमेंद्र का बृहद कथा मंजरी में साहित्य मिलता है, गुणाढ़ के बृहद कथा में मिलता है। इसके बाद कल्हड़ की राज सरंगिणी में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया, अशोक के बारे में। अच्छा, अशोक के बारे में लिखा है, श्रीनगर जो वर्तमान अपना है, श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी, अशोक ने करी थी। और अशोक का एक पौत्र था, उसका नाम था जालौक, और जालौक ने किसको बसाया था, कश्मीर को। तो अशोक ने बसाया श्रीनगर को, और जालौक ने बसाया किसको, कश्मीर को। अच्छा, कल्हड़ की राज सरंगिणी के बारे में ध्यान रखेंगे, पहला भारत का ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारत इतिहास क्रमबद्ध रूप से मिलता है, जिसमें आगे पीछे न होकर एकदम स्पष्ट क्रमबद्ध रूप में मिलता है। पेपर बहुत बार ये आ चुका है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे साहित्य की जो तिब्बतन साहित्य कहा जाता है। तो वहाँ पर लामा तारानाथ थे, जो बहुत बड़े लेखक हुए तिब्बती। उन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तंग्यूर और कंग्यूर, ये दो ग्रंथ हैं, तिब्बती ग्रंथ हैं, जो मौर्य के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देते हैं कि उनका साम्राज्य तिब्बत से आगे तक फैला हुआ था। कहा तो ये जाता चीन आधा कब्जा कर लेते अगर उनको मौका मिलता अशोक को, तो ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अशोक वदान की। पहले अवदान का मतलब समझ लिए। अवदान का मतलब होता है श्रेष्ठ लोगों का वर्णन या श्रेष्ठ कुल का वर्णन। तो अशोक वदान में सबसे पहले मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है दिव्यावदान, बहुत पेपर में आ चुका है। दिव्यावदान में ये लिखा है कि अशोक ने नेपाल में देवपाटन या वर्तमान में ललित पाटन कहते हैं नगर बसाया था। दूसरा, नेपाल से प्राप्त यह मात्र एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें वहाँ के स्थानीय क्षेत्रों के बारे में जान, क्योंकि अशोक ने अपने पुत्र की शादी नेपाल के नरेश से करी थी, तो उसका वर्णन मिलता है। अगला दीप महावंश है। श्रीलंका से प्राप्त सिंहली धर्म की जानकारी इससे मिलती है, और मौर्यों के बारे में वहाँ जानकारी मिलती है। अच्छा, ध्यान रखें, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था कहाँ, श्रीलंका, क्या करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, दीप महावंश से मिलती है हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब बात करते हैं अशोक के, ये तो थी छोटी छोटी जानकारी किसकी, साहित्य के बारे में। अब बात करते हैं अशोक के स्तूपों के बारे में। तो मुख्यतः दो स्तूप फेमस हैं, एक है सांची का स्तूप और दूसरा भरहोत का स्तूप। यहाँ पर लगभग 84,000 स्तूप मिलते हैं, सब छोटे छोटे आकार में। ये दो स्तूप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है राजप्रसाद या महल। तो पाटिलपुत्र से प्राप्त 80 खंभों वाला पत्थर और लकड़ी का महल इस काल का सबसे सौंदर्य के रूप में, सबसे बेहतर रूप में इसको माना जाता है। अगला है लोक कला के रूप में। भिक्षु और भिक्षुणियों की जो मूर्ति मिली है वो लोक कला की सबसे नवीनतम या अधुनातम कृति कही जा सकती हैं। अगले इसके बाद है गुहालेख। गुहालेख का मतलब समझ ले, गुहा माने कोई गुफा हुई, उसकी दीवारों पर उत्कीर्ण करके जो लेख लिखे जाते थे उन्हें गुहालेख कहते थे। तो आजीविकों के रहने के लिए, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि आजीविकों को रहने के लिए ढेर सारी वहाँ पर गुफाएं बनवाई गई थी। उन्हीं गुफाओं में दशरथ ने, जो पौत्र था किसका, आजीविकों के लिए पहाड़ियों में अशोक का जो पौत्र हुआ उस दशरथ, उसने नागार्जुन पहाड़ी पर गुहालेख लिखवाए थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नागार्जुन पहाड़ी पर गुहालेख किसने लिखाए थे, दशरथ ने लिखाए थे। इसके बाद स्तंभ लेख कुल 7 हैं, जो कि 6 स्थानों से मिले। पेपर में आ चुका है कि जो अशोक के 7 स्तंभ लेख है कितने स्थानों से मिले, तो 6 स्थानों से प्राप्त हुए। सारनाथ का स्तंभ, ध्यान रखें ये तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए। सारनाथ के स्तंभ में 4 शेर हैं जो चारों ओर पीठ लगाकर बैठे हैं। इसका प्रश्न पूछा गया था, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है कि उसकी ख्याति पूरे विश्व में थी या चारों ओर थी। सबसे पहले अगला है, इसमें नीचे कुछ जानवरों के चित्र बने हैं, जैसे घोड़ा का बना है, हाथी का बना है, सिंह का बना है, बैल का बना है। ये 4 बने हुए हैं नीचे, ध्यान रखिएगा। पेपर में आएगा इनमें से कोई 5वां घुसा देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं। और इसी से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी लिया गया, अशोक की लाट। अशोक ने कुल 14 शिलालेख लिखवाए थे, जो 8 विभिन्न स्थानों से मिले। ये भी पेपर में आ चुका। कुल शिलालेख कितने, 14 मिले कितने स्थानों से, 8 स्थानों से। सबसे पहले इन शिलालेखों को खोजने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है, ठीक है। इन्होंने पढ़कर ये बताया था कि इसमें लिखा लिपि कौन सी है, तो ये स्तंभ लेख थे। अब बात करते हैं दिल्ली मेरठ का जो अभिलेख है उसे फिरोज शाह तुगलक
लेकर कहाँ आया था, मेरठ से दिल्ली लेकर आया था। एक टोपरा अभिलेख है जो कहाँ से मिला है, हरियाणा से, उसे भी फिरोज शाह तुगलक कहाँ लेकर आया था, दिल्ली। यह पेपर में दोनों ही बार पूछा जा चुका है। इसके बाद कुछ बस्तियाँ बसाई गई थी या मठ बनाए गए थे, ध्यान सुनने के पेपर में आ चुका है। कौशाम्बी में बनाया था घोषित राम मठ, कुशीनगर बनाया था राणा भर स्तूप, सारनाथ में धमेश स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महत स्तूप नाम फेमस हुआ करते थे। अब बात करते हैं मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में। हम बात कर रहे थे कि मौर्य जब आईवीसी समाप्त होती है तो आज सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर भी उनके पास कोई सशक्त लिपि नहीं थी या समृद्ध लिपि नहीं थी जिससे अपनी बात और रख सकते थे। तो जैसे जैसे नवपाषाण की ओर और आगे हम आते गए, जब महाजनपदों का निर्माण हो चुका था, 16 महाजनपद पड़ चुके, उनमें से जो महाजनपद बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे थे उनमें मगध था। इन्होंने एक बहुत बढ़िया लिपियाँ खोज रखी थी। वो लिपियाँ कहाँ कहाँ यूज हुई हम अच्छे जानते हुए बात कर रहे हैं। तो जब लिपियों का आविष्कार हो गया तो लिपियाँ यूज होने लगी, तो उन्हीं लिपियों का यूज किसने किया, अशोक ने। कैसे किया, कब किया, एक एक करके सुनते हैं। जब कलिंग का युद्ध हुआ, उस कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोक को लगा कि हमने गलत कर दिया है या बहुत नरसंस हत्याएं हो गई हैं, तो बहुत तकलीफ होती है अशोक को। और उसी दिन वो भेरी घोष ने युद्ध करना छोड़कर धर्म अपना लेता और कहता है कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। उसके बाद वो सोचता है कि क्यों उन्हें अच्छी चीज़ें कहाँ जगह जगह राज्य में लिखवाई जाए पत्थरों पर, ताकि लोग नुकसान भी ना कर सकें और उनको लोग पढ़कर अच्छा जीवन जी सकें, गलतियां ना करें। तो उसने ये इस समलेख शिलालेखों के बारे में ये धारणा बनाई उसने। तो कुल अशोक के 14 शिलालेख मिलते हैं जो विभिन्न 8 स्थानों से मिले हैं। तो उसमें जो 14 शिलालेख हैं उसमें पहला शिलालेख कहता है कि पशु बलि निंदा है। उसमें पशु बलि को पूरी तरह से बैन कर दिया, लेकिन ध्यान रखिए कि किताब में लिखा है कौटिल्य ने कि अशोक की रसोई में मोर पकाने का अनुमति मिली थी किसी विशेष कारण से। तो चौथे अभिलेख में लिखा है शिलालेख में कि भेरी घोष के बजाय अब धर्म घोष अपनाएगा, यानी युद्ध की बजाय अब शांति से राज्यों को निर्वहन किया जाएगा। 5वें में लिखा है धर्म यात्रा महामात्रों की नियुक्ति। जो महामात्र होते थे धर्म का संचालन करते, राज्य का संचालन करते थे, उनकी नियुक्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, 5वें शिलालेख में। और 7वें मिलता है अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन कि अशोक कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा पर गया था। तो जरा उनकी तीर्थ यात्रा का क्रम देख लीजिए, कहाँ कहाँ गए थे। सबसे पहले गए थे बोध गया, फिर गए थे कुशीनगर, फिर गए लुम्बिनी, फिर गए कपिलवस्तु, फिर गए सारनाथ और अंत में कहाँ गए, श्रावस्ती। इस प्रकार इनका क्रम था धर्म यात्राओं का, जिसका वर्णन कहाँ मिलता है, 7वें शिलालेख में। और 13वें शिलालेख जो सबसे ज्यादा पेपर पूछा गया प्रश्न है, कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन का उल्लेख कहाँ है, 13वें अभिलेख में शिलालेख में मिलता है। उपरोक्त शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय मैं पहले ही बता चुका हूँ जेम्स प्रिंसेप का था, जबकि इनको खोजा था पैंथेलर ने। तो ये बात थी अशोक के कुल शिलालेखों की। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा जहाँ सारे शिलालेखों का वर्णन मिलेगा। इसके बाद लास्ट है अशोक का धम्म, जो इनका सबसे बहुत महत्वपूर्ण था। अशोक का धम्म और सुलह कुल की नीति अकबर की, ये लगभग एक जैसी ही रूप में मिलेंगी। अशोक का धम्म का मतलब था सम आचार, यानी एक आचरण या एक निष्ठा एक जैसी रखना, इसे कहा जाता है अशोक का धम्म। सभी धर्मों को समान महत्व दिया, सभी की नैतिकता को एक महत्व दिया, किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। अपने धर्म के प्रचार के लिए उसने संघमित्रा और महेंद्र को कहाँ भेजा था, श्रीलंका। यह अशोक का अपना सोच थी। दूसरा, धर्म यात्रा के जब वो अपने कलिंग युद्ध समाप्त हुआ तो उसके 10वें वर्ष वो बोध गया की यात्रा पर गया। पेपर बहुत आ चुका, किस वर्ष वो बोध गया की यात्रा पर गया, 10वें वर्ष। और 20वें वर्ष कहाँ गया था, लुम्बिनी। तो ये था मौर्यों के बारे में बेसिक जानकारी जो परीक्षा में पूछी जाती है और जिनका हमें वनडे एग्जाम्स और जो सिविल में मेंस में बहुत काम आती। तो ये थी बातें छोटी छोटी, हमने 3 पार्ट में पूरा किया। सबसे पहले हमने मौर्यों की उत्पत्ति देखी, मगध का उत्कर्ष देखा, फिर हमने देखा उसके महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे, फिर हमने उनके देखा स्थापत्य और साहित्य और कला के बारे में। अब इसके बाद और नोट्स पढ़ने के बाद इस वीडियो को कई बार अगर आप रिपीट करेंगे ना तो एक दिमाग में स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएगा और ये आपको बहुत काम आने वाला है परीक्षा के दौरान, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्स और रटा हुआ कुछ याद नहीं रहेगा। आपको कई बार वीडियो देखना है, PDF फाइल नीचे लिंक में दी हुई है, उसे डाउनलोड कर लें, नोट्स तैयार कर लें, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा जिसमें बिगिन करेंगे इलेबरेशन करते हुए कि मध्य जो प्राचीन भारत है उसका अब वह समय आएगा जब धीरे धीरे हम कहाँ की ओर आ रहे हैं। अरे भाई, हम 298 तक तो आ ही गए, अब धीरे धीरे हम कहाँ आएंगे, नीचे की ओर, और BC से कहाँ प्रवेश करेंगे, AD में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चालू होगा प्राचीन इतिहास में नए सेशन में। फिलहाल के लिए आज इतना ही। जय हिंद।
अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए